नमस्कार बच्चों, हिंदी व्याकरण जगत में आपका स्वागत है। हमने पाठ 1 पढ़ा था, भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण, और आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। आज वर्ण के बारे में जानेंगे, वर्ण क्या होता है। बच्चों, सबसे पहले आप इस चित्र को देखिए। ये चित्र है आपका। इसमें आपको, जब आप इसे देख रहे हैं तो आप इसे कमल पढ़ रहे हैं। अब हम इसका अलग अलग इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। वर्ण विच्छेद, वर्णों को अलग अलग करना। क हलंत जमा अ, म हलंत जमा अ, ल हलंत जमा अ। ये पिछली कक्षा में भी आप सीख चुके हैं कि जब हम व्यंजन में से स्वर अलग कर देते हैं तो वो वर्ण विच्छेद कहलाता है, और जब इन सब को इकट्ठा लिख देते हैं तो वो क्या कहलाता है? शब्द बन जाता है। लेकिन अगर मैं लिखूं क, अ और क को मिला के लिखूं तो वो आपका वर्ण कहलाता है। जब इन वर्णों को इकट्ठा करेंगे तो वो शब्द कहलाता है। जब स्वर और व्यंजन ये हैं तो ये हमारा वर्ण है। ऐसे ही घर, इसको भी अलग अलग वर्ण विच्छेद किए गए हैं। अब आप जानेंगे कि वर्ण, मैंने पहले भी बताया है, वर्ण क्या होता है। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी, जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें, उसे वर्ण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये जो हम पीछे जान चुके हैं उतना मैंने अभी आपको बताया। अब इससे आगे जानेंगे। बच्चों, विचारों को व्यक्त करने के लिए ध्वनियों की आवश्यकता होती है। उच्चरित ध्वनि संकेतों को जब लिपिबद्ध किया जाता है, किसी लिपि में लिखा जाता है उसे, तो वे वर्ण का रूप धारण कर लेते हैं। मूल रूप से वर्ण हमारे मुख से निकली हुई ध्वनियों का लिखित रूप है। जो हम मौखिक बोलते हैं फिर हम उसको लिखित रूप दे देते हैं। जैसे मैंने बोला कमल, तो मुझे पता होना चाहिए क कैसे लिखते हैं, म कैसे लिखते हैं। ये जब पता होगा जब लिपि हमें मिलेगी। तो ये लिखित रूप किसने दिया? लिपि ने। मौखिक जो ध्वनियाँ हमारी थी उनको लिखित रूप हमें मिला, वो किससे मिला? लिपि से। वर्ण उच्चरित ध्वनियों के लिए बनाए गए वे लिपि चिन्ह हैं। वो लिपि चिन्ह हैं जिनके और टुकड़े नहीं हो सकते, और ज़्यादा टुकड़े उनके नहीं कर सकते। सबसे छोटी ध्वनि है ये, वो वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अब जैसे ये आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, ये एक माला बनाई हुई है और इस माला में सारे वर्ण हैं। माला हम जब मोती पिरो पिरो कर बनाते हैं वो भी एक माला होती है। तो ये है वर्णमाला। इसमें मोती की जगह हमने क्या पिरोए हैं? वर्ण पिरोए हैं। स्वर व्यंजन सब वर्ण पिरोए हैं, तो ये वर्णमाला कहलाती है। इसमें स्वर भी आ गए और व्यंजन भी आ गए, इसलिए वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। मौखिक और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं वर्ण। मौखिक में भी बोलते भी हैं हम, लिखते भी हैं। हिंदी में वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। अब वर्ण 2 प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाए बिना किसी रुकावट के, और व्यंजन में स्वर के साथ, स्वर उसमें स्वर के रहित हम उसका उच्चारण नहीं करते। स्वरों की सहायता से जो लिखे जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं, जिसको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अब जानिए आगे। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है बिना किसी की मदद के, अथवा जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है, बिना किसी रुकावट के कहीं नहीं रुकती वो, और स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण किया जाता है, वो आपके हैं स्वर। हिंदी के स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये हैं आपके स्वर। स्वरों का वर्गीकरण देखिए अब। ह्रस्व, ह्रस्व स्वर क्या है? उच्चारण में कम समय लगे, जो कम समय में बोले जाएं। अ, ई, उ, री, जो छोटी सी साउंड में बोले जाते हैं। उसके बाद है दीर्घ, जैसे कि नाम से ही पता चलता, दीर्घ, बड़ा। उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगे, उनसे डबल। आ, ई,
ऊ। आप भी उच्चारण करके देखेंगे। जब हम अ बोलेंगे तो छोटा बोलेंगे आ, इ, उ, ई, ऐसे साउंड में डिफरेंस पता चलेगा आपको। ये दीर्घ हैं जो बड़े हैं। इसके बाद आप आएंगे गृहीत और आगत ध्वनियाँ, जो हमने दूसरों से ग्रहण की हैं, जो दूसरों से ली हैं। स्वर में आ, व्यंजन क हलंत, ख हलंत, ये जो नुक्ता है ये हमारा उर्दू से आया। वो नुक्ता जो नीचे लगा हुआ, डॉट जो लगी हुई है, ये आ के ऊपर जो लगी है, ये इंग्लिश के शब्दों से आया है। देखो, आ स्वर का वर्ण अंग्रेजी के अनेक शब्दों के आने के कारण विकसित किया गया। जब हम अंग्रेजी का शब्द हिंदी में लिखते हैं तो हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। ये शब्द हैं जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल। जब हम इंग्लिश के शब्द को यूं का यूं हिंदी में लिखते हैं तो हम ये ऊपर लगाते हैं, अर्धचंद्र बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? अर्धचंद्र। कॉफ़ी, शॉप, डॉल आदि। अब इस देखो, इस वृक्ष की डाल डाल टूट रही है। और अब थोड़ा सा डिफरेंस है, यह डॉल, डॉल, फिर से देखो मैं कैसे बोल रही हूँ, यह डॉल, ये अंग्रेजी का शब्द है डॉल, और हमने इसको हिंदी में लिखा है तो ये अर्धचंद्र इसके ऊपर लगाया है। अब आगे देखिए, व्यंजन क्या है? व्यंजन में जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। इनके भी मुख्य रूप देखिए आप, 3 वर्गों में बांटा गया है: स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ या निचला ओठ, कंठ, ये ध्यान देखेंगे हम, उच्चारण में जिनको बोलते समय जीभ या निचला ओठ, कंठ, तालु, मूर्धा, मूर्धा, दांत और ऊपरी होठ का स्पर्श कर वायु का मार्ग अवरुद्ध करता, मीन्स रोकता है, या वायु के रास्ते में रुकावट पैदा करता है, वे व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन ये आप बोलकर भी देखेंगे। ये देखो, कंठ, उच्चारण स्थान इसका कंठ है, ये गले से बोले जाएंगे क, ख, ग, ग, ग। ये तालु से, जो तालु ऊपर जीभ के ऊपर जो हिस्सा ऊपर से, च, छ, ज, ज आपका ऊपर टच होगा, आप बोल के देखेंगे इन्हें, तालव्य। इसके बाद ट, ठ, ड, ढ, ये आपकी मूर्धा, मूर्धन्य, मूर्धा से बोले जाएंगे। इसके बाद त, थ, द, ध, ये देखो दांतों पे टच हो रहे हैं, ये दंत, दांतों से टच हो रहे हैं। इसके बाद है प, फ, ब, भ, ये देखो होठ मिल रहे हैं हमारे दोनों होठ आपस में, वो ओष्ठ है, ओठ से हैं, जो ओष्ठ है जो होठों के साथ टच हो रहे हैं। अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श करते हुए, ओठों को स्पर्श करते हुए हम इनका उच्चारण कर पा रहे हैं। अब अंतस्थ व्यंजन देखिए, इन व्यंजनों य, र, ल, व के उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत कम होता है, सांस कम रुकता है। पारंपरिक वर्णमाला के बीच में स्थित होने के कारण इन य, र, ल, व को अंतस्थ कहा जाता है, बीच में होते हैं ये वर्णमाला के। ऊष्म व्यंजन क्या है? इन व्यंजनों श, 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 स, ह का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण अर्थात गर्म वायु, फिर से देखेंगे ध्यान से, या गर्म वायु, रगड़, घर्षण अथवा गर्म वायु से होता है। इनका उच्चारण करते समय अपेक्षाकृत सांस की प्रबलता रहती है। आप देखेंगे उच्चारण के अनुसार व्यंजनों के भेद क्या हैं। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, श्वास की मात्रा, किसमें कितनी सांस लेनी पड़ती है। अल्प प्राण, इनके उच्चारण, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या है? इनके उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर जाती है, वह कम समय लगता है, कम समय लगता है उनके उच्चारण करने में। इनकी संख्या 20 है, ये देख रहे हैं आप, ये 20 है। महाप्राण, इनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, जैसे महा से, वर्ड से ही पता चलता महा, ज़्यादा। वह श्वास वायु अधिक वेग से बाहर निकलती है, जो सांस लेते हैं वो बड़ी तीव्रता से बाहर आती है, वेग के साथ आती है। इनकी संख्या 15 है, ये महाप्राण 15 और अल्प प्राण 20 हैं। अल्प प्राण 20 और ये 15। इसके बाद आप देखिए
स्वर तंत्रियों से कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। कंपन जो उत्पन्न होता है बोलते हुए, अघोष और सघोष, अघोष और सघोष। अब देखो अघोष क्या है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, जो हम बोलते हैं तो कंपन नहीं होता, उन्हें अघोष कहते हैं। ये हैं क ख च छ, कोई कंपन नहीं है, आराम से बोला जा रहा है। सघोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। स्वर तंत्रियां ये गले पे ऐसे हाथ लगाकर आप स्पर्श करेंगे तो आपको पता चलेगा, उन्हें सघोष कहते हैं। अपने गले पे हाथ लगाकर बोलिए इन्हें, ग घ ङ च ज झ ञ। आप गले पे जब हाथ लगाएंगे तो इसमें कंपन आपको फील होगी, महसूस होगी। अपने गले पर हाथ लगाकर तब आप इनका उच्चारण करें। अब अन्य स्वर व व्यंजन, अयोगवाह क्या होते हैं? अन्य, ये तो स्वर और व्यंजन मैंने आपको बता दिए। उसके बाद अन्य में कौन से आते हैं? अयोगवाह का अर्थ है जो योग न होने पर भी साथ रहें, जो योग नहीं है लेकिन फिर भी साथ रहें। अंग और अह, दोनों ध्वनियों में अंग और अह को अ के साथ जोड़कर लिखा जाता है, अ के साथ लगाया जाता है इन्हें। यह न स्वर हैं न व्यंजन, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। इन दोनों का उच्चारण स्वरों के बाद संभव होता है। आज के लिए इतना ही, कल हम आगे करेंगे। धन्यवाद।